दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रीवियस पेपर लेकर के उपस्थित है और ये पेपर है 19/3/2021 19 मार्च 2021 का। और ये 2:30 से लेकर के 5:30 PM का पेपर है और ये है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का पेपर है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करेंगे इसमें हिंदी के पार्ट की। तो हिंदी के टोटल जो 15 क्वेश्चन है उन 15 क्वेश्चन की बात करेंगे और शेष जो पार्ट है वो बाद में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इन हिंदी के 15 क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो इस पेपर का पार्ट है ये पार्ट है जनरल हिंदी, सेक्शन जनरल हिंदी है और इसमें हिंदी के टोटल 15 क्वेश्चन है जिसको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की हमारे इस क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट, इनमें से कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? तो यहाँ पे इन निबंध में से आपको ये बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कौन सा निबंध है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सेकंड, मित्रता। मित्रता रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध है। बात करेंगे चितवन की छां है और ये विद्या निवास मिश्र का निबंध है, विद्या निवास द्वारा रचित निबंध है। आगे हमारे पास है अशोक के फूल। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है। और नेक्स्ट हमारे पास है गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित निबंध है। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल रेटिंग देखने से पता चलता है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रहा है वो ज़्यादा देख रहे हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात कर लेते हैं क्वेश्चन सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड में कंकण किस स्रोत से आया हुआ शब्द है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो कंकण शब्द है ये कौन से स्रोत से आया है। यहाँ पे हमारा आंसर है तत्सम। बात करेंगे इस कंकण शब्द की, तो ये तत्सम शब्द का जो कंकण शब्द है वो तत्सम शब्द है। और इसका अगर हम तद्भव करें तो इसका अर्थ होता है कंगन। इसका अर्थ होता है कंगन। ये जो तद्भव कंकण का जो तद्भव बनता है वो बनता है कंगन, ये बनता है कंगन। और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले तो तत्सम शब्द की। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन संस्कृत में ज्यों के त्यों हिंदी में परिवर्तित बिना परिवर्तन के प्रयुक्त हो जाते हैं। और बात करेंगे आगे देशज शब्द। देशज शब्द है वो किसी भी भाषा के शब्द नहीं होते हैं, लेकिन ये आवश्यकता अनुसार बोलियों से, विभिन्न प्रकार की बोलियों से ये शब्द उत्पन्न होते हैं। बात करेंगे तद्भव। तद्भव वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में ये परिवर्तित होकर के इनके रूप में कुछ परिवर्तन हो जाता है और ये तद्भव शब्द कहलाता है। विदेशज शब्द यानी विदेशी शब्द, विभिन्न प्रकार की विदेशी भाषा जैसे अंग्रेजी, फ्रांसी, अरबी, चाइनीज, जापानी, ये सभी भाषाओं से संबंधित है। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में इनमें से किस लेखक को ललित निबंधकार नहीं माना जाता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वह कौन सा कवि है जो ललित निबंधकार नहीं है, बाकी सभी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल है वो ललित निबंधकार नहीं है। अब देख लीजिए कि ललित निबंध क्या होता है। देखिए ललित जो निबंध होते हैं ये बुद्धि की तुलना में हृदय को अधिक स्पर्श करते हैं, कि जो भी निबंध है उस निबंध को पढ़ने वाला
जो पाठक होता है उस पाठक के हृदय को स्पर्श करने वाली मार्मिक बातें लिखी होती है। तो ये बुद्धि को स्पर्श न करके ये हृदय को अधिक स्पर्श करता है। तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुर, कुबेर नाथ राय, ये तीनों ही ललित निबंधकार है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल नहीं है। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? देखिए, जो प्रेमचंद की कहानी नहीं है वो आपको बतानी है। और यहाँ पे हमारा आंसर है पहला, ठेस। ये जो ठेस कहानी है ये प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। बाकी सवा शेर, गेहूं, बड़े घर की बेटी और कफन, ये तीनों मुंशी प्रेमचंद की लिखित कहानी है या रचित कहानियां हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में अपवाद, अपमान, अपयश और अपशब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि उपसर्ग कौन सा है, और यहाँ पे हमारा आंसर है अप। अप है वो उपसर्ग है। वाद, सम और मान, ये तीनों मूल शब्द है। अप शब्द है, ये अप उपसर्ग है, और वाद, सम और मान, ये तीनों मूल शब्द है। बात करेंगे उपसर्ग की, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं? किसी शब्दांश या अवयव, ये होता है या तो कोई शब्दांश होता है या कोई अवयव होता है, और ये किसी शब्द के पहले प्रयुक्त होता है। तो उपसर्ग पहले जुड़ता है किसी शब्द के और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब बात करें अप के अर्थ की। तो देखिए, यहाँ पे हमारा उपसर्ग जो अप है, इस अप का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है हीनता, अभाव, लघुता या विरुद्ध। इस प्रकार के शब्द परिवर्तन के बाद उत्पन्न हो सकते हैं, तो जिसका या तो हीनता या अभाव या लघुता या विरुद्ध, इनमें से किसी एक प्रकार का अर्थ प्रकट होता है। और चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वीर रस की, और वीर रस का जो स्थायी भाव है वो है उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अब जो रस होते हैं, ये रस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रस की, और रस होते हैं 11। रस की संख्या होती है वो 11 होती है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है शोक। ये जो शोक होता है ये करुण रस का भाव होता है। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है ये शोक होता है। और आगे है जो हास्य, हास्य है, ये हास्य का स्थायी भाव होता है। और वात्सल्य, वात्सल्य है, ये संतान विषयकृति होती है। और यहाँ पे ये जो वात्सल्य है ये संतान विषयकृति, इसका स्थायी भाव होता है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस रियासत की रानी को विषय बना करके अपनी चर्चित कविता लिखी थी? तो यहाँ पे हमारा आंसर है झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी को अपना विषय बना करके चर्चित कहानी लिखी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में विपत्ति कसोटी जे कसे तेहि साचे मीत, इस वाक्य की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अलंकार कौन सा है। विपत्ति कसोटी जे कसे तेहि साचे मीत, और यहाँ पे यहाँ पे हमारा आंसर है रूपक।
विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। इस व काव्य पंक्ति में जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है। और अब हम बात कर लेते हैं रूपक अलंकार की परिभाषा की, जहाँ पे उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप लगाया जाता है। एक उदाहरण और देखिए, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागर। तो यहाँ पे कवि कहता है कि जिसमें अभेद कल्पना की जाती है, जिस प्रकार अंबर पनघट में डूबो, यानी अंबर है वो पनघट में डूबो रही उषा नागर। यहाँ पे जो स्त्री उषा रूपी स्त्री है, ये उस पनघट को, जो अंबर को पनघट में डुबो रही है। और बात कर लेते हैं इसी में आगे हमारे पास अनुप्रांस अलंकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुप्रास की परिभाषा की। तो अनुप्रास अलंकार है ये एक ही वर्ण की जो आवर्ती बार बार होती है, कि एक ही वर्ण की जो पुनरावृत्ति होती है, और ये अनुप्रांस है वो शब्दा अलंकार में आता है, शब्दालंकार में आता है। और अब हम बात करेंगे इसके उदाहरण की। तो भगवान भक्तों की भयंकर भूरी बीती भगाइए। इसमें भय शब्द की जो भय वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें भगवान भक्तों की भयंकर भूरी बीती भगाइए, और जो भय वर्ण है इसकी पुनरावृत्ति होती जा रही है। आगे हम बात करेंगे यमक अलंकार की। तो यमक अलंकार में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, कि शब्द की पुनरावृत्ति होती है लेकिन उसी शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे यहाँ पे कि एक ही अर्थ के शब्द का अलग अलग अर्थ प्रकट होता है। और अब हम बात कर लेते हैं विभावना। विभावना में जो इसकी परिभाषा की बात करें तो कारण के अभाव में कार्य होना, कि कोई जो कार्य करने का कारण है उसकी कमी होने के बावजूद भी वह कार्य हो जाता है। जैसे यहाँ पे बिनु पग चले सुने बिनु काना, जिस प्रकार बिना पैरों के चलते हैं और बिना कानों के सुनते हैं। तो इसमें ना ही तो पैर है चलने के लिए और ना ही कान है सुनने के लिए, लेकिन फिर भी चलने का और सुनने का कार्य किया जा रहा है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गए माखन रोटी। तो यहाँ पे कवि ने कहा कि काग के भाग बड़े सजनी, यानी कौआ है उसके भाग बड़े अच्छे हैं, हरी हाथ यानी भगवान के हाथ से, सो ले गए माखन रोटी, माखन और रोटी ले गए। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये पंक्ति, ये कहानी के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है रसखान। काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गए माखन रोटी, और ये रसखान रचित पंक्ति है, रसखान द्वारा रचित पंक्ति है। चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रत्यय के भेद, और प्रत्यय के भेद होते हैं दो भेद होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में लग करके संज्ञा, विशेषण तथा अवयव बनाते हैं, और धातु जो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। जैसे क्रिया के मूल रूप को, जिसमें ना शब्द को अलग करने, जैसे यहाँ पे हमारे पास है खेलना, ये खेलना एक क्रिया है, और इसमें से हम जब ना को अलग कर देंगे तो ये खेल है, ये धातु है। खेल है ये धातु है और खेलना क्रिया है। तो क्रिया से जब ना शब्द को अलग कर दिया जाता है तो ये धातु बन जाता है। और चलते हैं, बात करते हैं हमारे पास दूसरा तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय जो क्रिया को छोड़ करके अन्य, जैसे संज्ञा, विशेषण या अवयव के साथ में मिलते जुड़ते हैं। तो ये प्रत्यय के दो प्रकार हो गए, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। और चलते हैं, बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले
एकाधिक शब्द क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि समानार्थी शब्द भी कहलाते हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन जो 3, पर्यायवाची। एक ही शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एकाधिक यानी एक से अधिक जो शब्द होते हैं वो पर्यायवाची कहलाते हैं। किसी भाषा में एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें अलंकार कौन सा है। और यहाँ पे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अलंकार की और हमारा आंसर है अनुप्रांस अलंकार। अनुप्रांस अलंकार की जो परिभाषा होती है कि एक ही वर्ण जो बार बार आता है, तो यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति सर्वाधिक है, च वर्ण की आवृत्ति है वो सर्वाधिक है, और ये हमारा अनुप्रांस अलंकार है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आगे अलंकार है इसमें ये है उपमा। उपमा अलंकार में गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की उपमान की तुलना की जाती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पे हरिपद है ये उपमेय है और कमल है ये उपमान है। और जब तुलना की जाती है तो यहाँ पे हरि के पदों की जो तुलना है वो कमल से की गई है, और ये हमारा जो उपमा अलंकार है। और जो यहाँ पे हमने बात की है यमक अलंकार, यमक में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और अलग अलग अर्थ होते हैं। और रूपक, रूपक में क्या होता है, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप लगाया जाता है, कि अभेद आरोप यानी वह कार्य उससे नहीं किया जाता है फिर भी उससे वो कार्य करने की जो आरोप लगाया जाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे जो चौराहा शब्द है इसमें द्विगु समास है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द्विगु समास की। और द्विगु समास पहला पद संख्यावाची होता है। जो द्विगु समास की परिभाषा की बात करें तो अर्थ की दृष्टि से दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाची होता है, और ये किसी समूह का बोध कराता है। जब समूह शब्द का विग्रह किया जाता है कि द्विगु समास में जो समास पद होता है उसका विग्रह किया जाता है तो उसके अंत में संख्यावाची शब्द आते हैं। चौराहा यानी चार रास्तों का समूह है, चार रास्तों का समूह है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में तुलसीदास की कृति विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तुलसीदास द्वारा रचित जो विनय पत्रिका है वह कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर है 4, ब्रिज भाषा में। तुलसीदास की जो कृति विनय पत्रिका है ये ब्रिज भाषा में लिखी गई है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15 जो हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 में रस कितने अंग होते हैं? तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि रस के अंग कितने होते हैं, और यहाँ पे हमारा आंसर है 4, रस के अंग 4 होते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं। रस के जो 4 अंग है वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें हमारे पास पहला जो दे रखा है वो अनुभाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है संचारी भाव, और चौथा होता है स्थायी भाव। चौथा
स्थायी भाव होता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।